कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी बहुत बड़ी साजिश का राज किसी बेहद छोटी सी चीज में छुपा होता है। 2019 के पुलवामा हमले की जांच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए आज इसकी गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि जांचकर्ताओं ने इस पूरी गुत्थी को आखिर सुलझाया कैसे। 14 फरवरी 2019। ये जो नंबर है 40, ये उन भारतीय सीआरपीएफ जवानों की संख्या है जिन्होंने उस दिन इस इलाके के इतिहास के सबसे घातक हमलों में से एक में अपनी जान गंवाई थी। ये हमला इतनी तेजी से हुआ, बस कुछ ही सेकंड्स में सब खत्म हो गया। लेकिन इसका धमाका, उसकी गूंज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। और पीछे क्या छोड़ गया? सिर्फ तबाही, मलबा और एक बहुत बहुत बड़ा सवाल, आखिर ये किया किसने और कैसे? अब सोचिए, इतनी तबाही के बीच कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू कहां से करेगा? सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के लिए ये सच में घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा ही था, एक नामुमकिन सा काम। और जवाब मिला धातु के एक मामूली से टुकड़े में। ये एक क्रैंकशाफ्ट था। कमाल की बात यह है कि चेसिस नंबर तक मिटा दिया गया था, लेकिन ये छोटा सा पुर्जा एक चाबी साबित हुआ। मारुति के एक्सपर्ट्स के लिए इसने गाड़ी की पूरी हिस्ट्री का ताला ही खोल दिया। ये एक बहुत बड़ी एक जबरदस्त कामयाबी थी। हथियार यानी गाड़ी अब एक इंसान से जुड़ चुकी थी। लेकिन जो असली हमलावर था, जिसने गाड़ी चलाई, वो अब भी एक अनजान साया था। खैर, कम से कम कुछ और घंटों के लिए तो था ही। और फिर एक वीडियो सामने आता है। जैश-ए-मोहम्मद जिम्मेदारी लेता है और इस वीडियो के जरिए दुनिया पहली बार हमलावर का चेहरा देखती है। उसका नाम था आदिल अहमद दार, एक लोकल लड़का जो सुरक्षा बलों के रडार पर पहले से था। पर इस वीडियो में कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और एफबीआई की एनालिसिस ने इस शक को पक्का कर दिया। जो वॉइस ओवर था वो डार की आवाज थी ही नहीं, मतलब साफ था, डार सिर्फ एक चेहरा था। इस साजिश की कठपुतलियों को नचाने वाले लोग कोई और ही थे। तो हमलावर की पहचान हो गई। अब बारी थी मास्टरमाइंड की, उस असली दिमाग को ढूंढने की जिसने ये सब प्लान किया। लेकिन जांचकर्ताओं को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे शख्स को ढूंढ रहे हैं जिससे वो अनजाने में पहले ही मिल चुके थे। कुछ महीने पहले पुलिस ने इदरिस भाई नाम के एक आतंकवादी को मार गिराया था। उस वक्त तो ये एक मामूली सा केस था, एक और फाइल जो बंद हो चुकी थी। लेकिन उस बंद फाइल के अंदर एक छोटी सी डिटेल छुपी हुई थी, एक धमकी भरा मैसेज। और किसी को नहीं पता था कि यही डिटेल महीनों बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल देगी। ये एक अजीब सा भोला बिसरा मैसेज था। लेकिन फिर देखिए क्या होता है। हमले के महीनों बाद वो फोन अचानक से वापस ऑन हो जाता है, सिर्फ एक पल के लिए, बस एक सेकंड के लिए। लेकिन उतनी देर में उसने मास्टरमाइंड की लोकेशन बता दी। और यहां पे इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मास्टरमाइंड, जिस आदमी को एनआईए ढूंढ रही थी, वो पहले ही मार दिया गया था। उमर फारूक, मसूद अजहर का भतीजा, वही था इदरीस भाई। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मर चुका था और किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। लेकिन मरने से पहले उमर फारूक अपने पीछे एक सुराग छोड़ गया था। 2 टूटे हुए फोन, जो एक एविडेंस लॉकर में महीनों से बस पड़े हुए थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इन टूटे हुए फोन्स के अंदर पूरी साजिश का राज दफन है। एनआईए प्रमुख राकेश बलवाल को कहीं ना कहीं एक गट फीलिंग थी। उन्हें लग रहा था कि ये इदरिस भाई कोई मामूली आतंकवादी नहीं हो सकता। तो बस इसी अंदेशे पर उन्होंने उन टूटे हुए फोन्स को भारत की टॉप साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्टेन के पास भेज दिया, बस इस उम्मीद में कि शायद इसमें से कुछ निकल आए। और जो मिला वो किसी जैकपॉट से कम नहीं था। सर्टेन ने 100 गीगाबाइट से ज्यादा डेटा रिकवर किया। 100 जीबी, ये एक डिजिटल खजाना था। प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक पूरी साजिश की एक एक डिटेल उस फोन में मौजूद थी। ये सिर्फ डेटा नहीं था, ये तो एक तरह से डिजिटल कबूलनामा था। मास्टरमाइंड की असली पहचान सामने आ गई। उमर फारूक, उसकी फोटोज थीं बम के सामान के साथ पोज करते हुए, उस इको कार की फोटो भी थी। और सबसे बड़ा सबूत, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के साथ सीधे सीधे कोऑर्डिनेट करते हुए वॉइस नोट्स, सब कुछ था उसमें। तो अब इस डिजिटल सबूत के हाथ लगने के बाद एनआईए ने उस लोकल नेटवर्क की एक एक कड़ी को तोड़ना शुरू किया, जिसने इस हमले को जमीन पर अंजाम दिया था। फोन से मिला हर डिजिटल क्लू एक असली धागा बन गया।
इन्वेस्टिगेटर्स ने बस उस धागे को खींचने का काम किया और एक एक करके ओवरग्राउंड वर्कर्स का पूरा नेटवर्क, मतलब वो स्थानीय लोग जो आतंकवादियों को मदद पहुंचा रहे थे, सामने आ गया। सब बेनकाब हो गए। और ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये स्थानीय कश्मीरियों का एक सोचा समझा नेटवर्क था। हर शख्स का एक अहम रोल था। कोई सेफ हाउस दे रहा था तो कोई ऑनलाइन शॉपिंग से बम के लिए केमिकल्स मंगवा रहा था। ये एक रिमाइंडर है कि इस तरह के हमले अकेले नहीं किए जाते, इनके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम काम करता है। तो महीनों की मेहनत, डिजिटल फोरेंसिक्स, जमीनी जांच पड़ताल, इस सब के बाद आखिरकार एनआईए अपने नतीजे दुनिया के सामने रखने के लिए तैयार थी। और अंत में सारी मेहनत इस नंबर में सिमट गई, 13,800। ये चार्टशीट के पन्नों की गिनती है, 13,800 पन्ने। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, ये एक एक सबूत, एक एक डिटेल को जोड़कर बनाई गई इस पूरी साजिश की कहानी थी। और उस चार्जशीट का निचोड़, उसके केंद्र में एक बिल्कुल साफ तस्वीर थी। लिंक साफ था, जैश ए मोहम्मद की लीडरशिप से लेकर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स तक, और उनसे कश्मीर में उमर फारूक और उसके लोकल नेटवर्क तक। पुलवामा की ये पूरी इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही शक्तिशाली विरोधाभास सामने रखती है कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आतंकवादी साजिश रचने के लिए करते हैं, वही टेक्नोलॉजी उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। एक ऐसा डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ जाती है जो कभी मिट नहीं सकता। पर इसके साथ एक सवाल भी खड़ा होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, क्या जांच एजेंसियां हमेशा एक कदम आगे रह पाएंगी?